हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा उन सभी मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू को जो कि इंपॉर्टेंट होंगे आने वाले यूटेट के एग्जाम के लिए, यानी उत्तराखंड टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्जाम के लिए। चलिए मैं बढ़ता हूं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वह विधि जिसमें व्यवहार यानी बिहेवियर या घटना को देखकर उसका क्रमबद्ध यानी सिस्टमेटिकली रूप से अध्ययन किया जाता है, उस विधि को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन में आपको दिए गए हैं वस्तुनिष्ठ विधि, अंतर्निरीक्षण विधि या स्वाभाविक प्रेषण। इसका जो सही आंसर है वो है वस्तुनिष्ठ विधि। वस्तुनिष्ठ विधि वो विधि है जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं। तो वस्तुनिष्ठ विधि का क्या मतलब हुआ? पहली बात तो ये है, अगर आपसे पूछा जाता है कि वस्तुनिष्ठ विधि किसके द्वारा दी गई थी, तो आपका आंसर होगा व्यवहारवादियों के द्वारा दी गई थी। व्यवहारवादियों के द्वारा कौन सी विधि दी गई है? वस्तुनिष्ठ विधि दी गई है। दूसरी ये बात है कि वस्तुनिष्ठ विधि में होता क्या है, हम विद्यार्थी के व्यवहार का अध्ययन करके उसके निर्णय पर पहुंचते हैं कि उस विद्यार्थी का नेचर है कैसा, और उस विद्यार्थी का एप्टीट्यूड कैसा है, और उस विद्यार्थी का इंटरेस्ट कैसा है, और उस विद्यार्थी का कैसा इंटेंशन है किसी चीज़ को लेके। तो ये सब होता है वस्तुनिष्ठ विधि में। दूसरी अगर मैं बात करूँ अंतर्निरीक्षण विधि, अंतर्निरीक्षण विधि को हम लोग इंट्रोस्पेक्शन मेथड कहते हैं। इसमें होता क्या है, विद्यार्थी अपनी घटनाओं का जो भी इसके साथ घटती हैं उनका अध्ययन स्वयं के चिंतन और मनन से करता है। किसकी बात हो रही है? अंतर्निरीक्षण विधि की बात हो रही है। अभी हैं क्या, ये मनोविज्ञान के अंदर शिक्षण की विधियां हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो आपको स्वाभाविक प्रेषण यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, जो ऑप्शन में आपको दिया गया है, ये बिल्कुल आपको खाली लुभावने के लिए दिया गया है। स्वाभाविक प्रेषण नाम की जो चीज़ होती है वो दरअसल में किसका प्रकार है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, किस प्रकार के प्रेषण का प्रयोग विद्यार्थी की अभिक्षमता तथा अभिरुचि का पता लगाने में सफलतापूर्वक किया जाता है? ऑप्शन है आपके पास स्वाभाविक प्रेषण, सहभागी प्रेषण, अंतर्निरीक्षण प्रेषण। मैं आपको बता दूं, जो स्वाभाविक प्रेषण और सहभागी प्रेषण हैं ये दोनों किसका प्रकार हैं? ये दोनों वस्तुनिष्ठ प्रेषण का प्रकार हैं, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। वस्तुनिष्ठ विधि के ही प्रकार कौन कौन से हैं? स्वाभाविक प्रेषण और सहभागी प्रेषण। वस्तुनिष्ठ विधि का जो दूसरा नाम है वह है आपका प्रेषण विधि, यानी वस्तुनिष्ठ विधि को ही हम लोग दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं? प्रेषण विधि के नाम से जानते हैं। और वस्तुनिष्ठ विधि के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं, एक है आपका स्वाभाविक प्रेषण, दूसरा आपका सहभागी प्रेषण। और अंतर्निरीक्षण प्रेषण नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, अंतर्निरीक्षण विधि नाम की जरूर चीज़ होती है। इसलिए इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे कि ऐसे लुभावने अवसर आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे ऑप्शंस में। अब मैं बात करूं इसके सही आंसर की, तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी सहभागी प्रेषण में हमको शिक्षार्थी की रुचि यानी इंटरेस्ट और उसका एप्टीट्यूड का पता लगाने में सफलतापूर्वक मदद मिलती है। किससे? सहभागी प्रेषण से। अब ये दोनों होते क्या हैं? स्वाभाविक प्रेषण का मतलब है जब टीचर किसी स्टूडेंट की एक्टिविटी को नॉर्मल वे में देखता है। नॉर्मल वे में देखने का क्या मतलब है? जैसे अगर इंटरवल स्कूल में होता है तो सभी बच्चे खेल रहे होते हैं, लेकिन किसी भी बच्चे को ये एहसास नहीं होता कि कोई टीचर हमारा ऑब्जर्वेशन कर रहा है। तो वो जिस प्रकार का ऑब्जर्वेशन होगा वो कौन सा होगा? स्वाभाविक प्रेषण होगा, यानी स्वाभाविक यानी नेचुरल ऑब्जर्वेशन होगा। अगर मैं बात करूं इससे होगा क्या, इससे टीचर को ये पता लग जाता है कि अमुक विद्यार्थी दब्बू प्रवृत्ति का है या अमुक विद्यार्थी आक्रामक प्रवृत्ति का है। क्योंकि जब बच्चे खेल रहे होते हैं उनके असली अंदर का बच्चा जाग रहा होता है। तो इस बात का ध्यान रखें, अगर हमने बच्चे के नेचर का पता करना है तो हम गेम्स के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि स्वाभाविक प्रेषण सबसे अच्छा कहाँ हो सकता है, तो वो होगा आपका खेल के मैदान में, यानी इंटरवल में जो बच्चे खेलते हैं उन बच्चों का अगर आप कोई टीचर ऑब्जर्वेशन करता है तो वो नेचुरल ऑब्जर्वेशन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर मैं बढ़ूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, खेल के मैदान कक्षा की परिस्थिति में किया गया प्रेषण क्या कहलाता है? अभी मैंने आपको बताया था, खेल के मैदान और कक्षा की परिस्थिति में, यानी जब नॉर्मल पीरियड चेंज होता है, जब क्लासेस चेंज होती हैं, जब बेल लगती है, तब कौन बच्चा कैसा रिएक्शन क्लास के अंदर कर रहा है वो भी अगर टीचर देखता है तो वो भी किस में आएगा? आपका स्वाभाविक प्रेषण में आएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्वाभाविक प्रेषण। सहभागी प्रेषण क्या है? सहभागी प्रेषण का मतलब होता है इसमें किसी को भागीदार बनना पड़ता है। इसे हम लोग इंग्लिश में पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वेशन कहते हैं। अब जो सहभागी प्रेषण होता है इसमें क्या होता है कि कोई ना कोई भागीदार बनता है, और वो बनेगा कौन? आपको पता है शिक्षा मनोविज्ञान में एक तो शिक्षक होता है, दूसरा शिक्षार्थी होता है। तो अब इनके अलावा कोई तीसरा तो आएगा नहीं। तो इस बात का ध्यान रखिए, जो आपका सहभागी प्रेषण होता है, पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वेशन होता है, उसमें जो शिक्षार्थी होता है उसका पार्टिसिपेट कौन करता है? शिक्षक होता है। यानी शिक्षार्थी कोई भी कार्य कर रहे होते हैं तो उसमें शिक्षक आगे हाथ बटाते हैं, और उसी दौरान वो शिक्षार्थी के व्यवहारों का अध्ययन भी कर लेता है, और वो अपने वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव्स को पूरा भी कर लेता है। यानी जिन व्यवहारों का शिक्षक ने अध्ययन करना होता है
उन व्यवहारों का शिक्षक उसी दौरान अध्ययन भी कर लेता है। अगर मैं आपसे सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, जैसे स्टूडेंट को कोई टास्क दिया गया, उस टास्क को करने में अब शिक्षक क्या करेगा, स्टूडेंट के साथ हाथ बटाना शुरू करेगा और वो इसी बीच में उस विद्यार्थी के एप्टीट्यूड का, उस विद्यार्थी के इंटरेस्ट का पता भी लगा लेता है। तो इस प्रकार का जो ऑब्जर्वेशन होता है वो क्या होता है, सहभागी प्रेक्षण हम उसे कहते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं होती हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। और वस्तुनिष्ठ रूप से शिक्षार्थियों की मनोवृत्ति का इसमें पता लगता है। वस्तुनिष्ठ रूप से क्या मतलब हुआ कि शिक्षार्थी के एरिया ऑफ इंटरेस्ट का पता हम किस विधि से लगा पाएंगे, सहभागी प्रेषण विधि से लगा पाएंगे। जबकि स्वाभाविक प्रेषण में क्या होता है, केवल हम इस बात का पता लगा पाते हैं कि विद्यार्थी आक्रामक प्रवृत्ति का है या विद्यार्थी शांत प्रवृत्ति का है। लेकिन सहभागी प्रेषण में हम क्या पता लगा पाते हैं कि विद्यार्थी का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, विद्यार्थी का एप्टीट्यूड कैसा है। नेक्स्ट अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, बुद्धि परीक्षण पर सर्वप्रथम कार्य करने का श्रेय किसे जाता है। पूछा गया आपसे बुद्धि परीक्षण पर यानी इंटेलिजेंस टेस्ट पर सर्वप्रथम कार्य आरंभ करने का श्रेय यानी वर्क स्टार्ट करने का श्रेय किसे जाता है। ऑप्शन में आपको दिए गए हैं अल्फ्रेड बिने, विलियम वुंट, सीएल हेल और मैकडूगल। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी विलियम वुंट को बुद्धि परीक्षण पर सर्वप्रथम कार्य आरंभ करने का श्रेय जाता है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि आज की जो मेरी वीडियो का टारगेट होगा वो होगा 50 लाइक्स का टारगेट होगा। अगर आप इन 50 लाइक्स के टारगेट को पूरा कर देते हैं तो फिर से मैं आपके सामने मनोविज्ञान की बीएड की किताबों से, ऑथेंटिक बुक्स से ऐसे ही एमसीक्यू बना के लाऊंगा। ध्यान रखिएगा, आपकी तरफ से लाइक होना आपको आपकी एमसीक्यू अप्रोच तक पहुँचाएगा। साइकोलॉजी आपने बुक्स में भी पढ़ी होगी, आपने अदर यूट्यूब चैनल से भी पढ़ी होगी, लेकिन जो एमसीक्यू अप्रोच यूटेट के लिए चाहिए वो आपकी इस वीडियो में आके डेवलप होगी। ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू अप्रोच के लिए ही आप मेरी वीडियोज़ को देखेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, बुद्धि परीक्षण पर सर्वप्रथम कार्य आरंभ करने का श्रेय पूछ रहा है, इस बात को आप ध्यान रखें। तो जो कार्य आरंभ करने का केवल श्रेय जो जाता है वो जाता है विलियम वुंट साहब को। किसको जाता है, विलियम वुंट साहब को। अब ज़्यादातर विद्यार्थी अल्फ्रेड बिने की ओर जाएंगे। ध्यान रखिएगा, बुद्धि परीक्षण सर्वप्रथम किसने किया था, उसका आंसर होगा आपका अल्फ्रेड बिने ने किया था। ठीक है, सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था, अल्फ्रेड बिने ने किया था। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है कि सर्वप्रथम कार्य आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है, वो किसे जाता है, विलियम वुंट को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया था। उपलब्धि अभिप्रेरणा यानी अचीवमेंट मोटिवेशन की थ्योरी किसने दी थी। ऑप्शन है आपके पास अब्राहम मैस्लो, मैकलीलैंड, थॉमसन या गैरेट। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी मैकलीलैंड ने उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया था, जिसे हम लोग इंग्लिश में अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी कहते हैं। ये किसने दिया था, मैकलीलैंड ने दिया था। अगर बात की जाए अदर ऑप्शंस की तो ये चारों ही ऑप्शंस अभिप्रेरणा के नाम से जुड़े हुए हैं। अगर मैं बात करूं अब्राहम मैस्लो साहब की, तो अब्राहम मैस्लो ने अभिप्रेरणा के 2 अभिप्रेरक दिए थे। अब्राहम मैस्लो ने अभिप्रेरणा के 2 अभिप्रेरक बताए हैं और वो कौन कौन से हैं, एक है आपका जन्मजात अभिप्रेरक और दूसरा है आपका अर्जित अभिप्रेरक। अगर मैं बात करूं किनकी, थॉमसन साहब की, तो थॉमसन साहब की अगर बात की जाए तो थॉमसन साहब ने भी 2 प्रकार के अभिप्रेरक बताए और वो कौन कौन से बताए, एक तो इन्होंने बताया था स्वाभाविक अभिप्रेरक और दूसरा इन्होंने बताया था कृत्रिम अभिप्रेरक। कौन सा, कृत्रिम अभिप्रेरक यानी नेचुरल और आर्टिफिशियल मोटिव। ये किसने बताए थे, थॉमसन ने बताए थे। मैकलीलैंड तो इस क्वेश्चन का आंसर ही है। अगर मैं बात करूं किसकी, गैरेट साहब की, तो गैरेट ने भी आपका मोटिवेशन के प्रकार बताए यानी अभिप्रेरण के प्रकार बताए थे। गैरेट ने अभिप्रेरणा के 3 प्रकार बताए, पहला जैविक अभिप्रेरणा, दूसरा सामाजिक अभिप्रेरणा और तीसरा मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा। अगर क्वेश्चन ये आता है कि अभिप्रेरणा के 3 प्रकार किस मनोवैज्ञानिक द्वारा बताए गए हैं, उसका सही आंसर क्या होगा, गैरेट महोदय द्वारा बताए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर 50 लाइक का टारगेट आप पूरा करते हैं उसके बाद फिर से मैं यूटेट के लिए स्पेशली इसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगा। तब तक के लिए थैंक यू। और मेरी पुरानी वीडियोस जो कि एलटी के लिए बनाई गई थी उन्हें भी आप ज़रूर देखें, वो आपको यूटेट में बहुत हद तक मदद करेंगे।